हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम में दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और परिभाषाओं पर संबंधित हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ समझा, उसके क्षेत्र के बारे में समझा, क्षेत्र के अंतर्गत में परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों को देखने का प्रयास किया। उसकी गहराई तक पहुंच करके दोस्तों हमने व्यवहारिक अध्ययन के साथ साथ में हम स्टैटिकल अध्ययन भी करने का प्रयास किया है। आज की क्लास में दोस्तों वैसे कहे तो जो पिछली क्लास हमारी थी उसी क्लास का एक छोटा हुआ कुछ भाग था दोस्तों, जो आज रह गया था, जिसको अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत दोस्तों हम आज बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार का, उसकी प्रकृति क्या है। तो इस दोनों को लेकर के दोस्तों हम बात करेंगे। तो सीधे मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। एक सेकेंड। आज की क्लास, ये क्लास एक छोटी सी ही होने वाली दोस्तों, ज्यादा बड़ी नहीं है ना। मात्र 3 से 4 स्लाइड है, क्योंकि पिछला क्लास की कुछ स्लाइड छूट गई थी, उसको हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत सिर्फ हम 3 चीजों को देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में। माफ कीजिएगा, मैंने अभी क्षेत्र बोला आपको। क्षेत्र हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोनों क्षेत्र परंपरागत अर्थात प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों पर हम डिस्कस पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। और अब जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में, कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति एक्चुअल में कैसी है। प्रकृति का अर्थ होता है कि राजनीतिक विज्ञान किसके जैसी है। कहने का मतलब कि राजनीतिक विज्ञान किसके जैसी। जैसे अगर हम बात करें कि इस प्रकार के कई सारे विज्ञान है, जैसे कि हम बोलते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे सामाजिक विज्ञान जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे समाज का अध्ययन करते हैं। ऐसे कुछ विज्ञान होते हैं, ऐसे कुछ शास्त्र होते हैं, उन्हीं को हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। और उन्हीं सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत ही हमारा राजनीतिक विज्ञान आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये उठता है कि देखिए कि ये राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान तो है, परंतु क्या ये विज्ञान है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम इसी पे चर्चा आज करने वाले हैं। एक में हम देखेंगे उन दार्शनिकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो ये कहते हैं कि हाँ राजनीति विज्ञान विज्ञान है, और उसी के अपोजिट में विपरीत हम देखने का प्रयास करेंगे कि उन विद्वानों के विचारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जिनका कहना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। ओके। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह राजनीतिक विज्ञान में भी इसी प्रकृति को लेकर कई मत भिन्नता है। विभिन्न विद्वानों में इसकी प्रकृति को लेकर दोस्तों उनके विचारों में कई प्रकार की भिन्नताएं हैं, विवाद है। कुछ विद्वान इसे कुछ और बोलते हैं, कुछ विद्वान कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो सभी विद्वानों का एक मत नहीं है। जहां अरस्तु राजनीतिक विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानते हैं, वहीं बर्कले, मैटलैंड इसको पूर्ण विज्ञान तो क्या विज्ञान ही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम देखेंगे कि अरस्तु जिस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मान रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ और विद्वान वो इसे राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान क्यों नहीं मान रहे हैं, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। राजनीतिक विज्ञान के होने या ना होने के भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इसके दोनों पक्षों के तर्कों को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। इस मत को कितने विद्वान मानते हैं, कौन कौन विद्वान मानते हैं, और जो मानते हैं वो क्या तर्क देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बस वहां पर ऐसा कुछ वोटिंग हुई है कि आप क्या राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, किसी ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ साहब मैं मानता हूं या मैं नहीं मानता हूं। दोस्तों मानना है या नहीं मानना, उसके पीछे आपको तर्क देना होता है। तो उन्हीं विद्वानों के वो तर्क क्या है, जिस तर्क के आधार पर उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान माना है या नहीं माना है, हम उन्हीं तर्कों का अध्ययन आज करने जा रहे हैं। और इन तर्कों का अध्ययन करने से ही दोस्तों आपकी ये यूनिट अर्थात राजनीति विज्ञान पर पकड़ धीरे धीरे अब मजबूत होना शुरू हो जाएगी, और आगे के जब पार्ट्स आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना
पहला पॉइंट, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो सबसे फेमस है, जिन्होंने स्पष्टतः नकार दिया कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान हो ही नहीं सकता है, उनके अनुसार कहना क्या था, कौन थे वो साहब, वो विद्वान कौन थे? तो वो थे दोस्तों अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान होने से स्पष्टता नकार दिया है, स्पष्ट मना कर दिया। उनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान किसी भी परिस्थिति में विज्ञान की धारणाओं को अवधारित नहीं करता है, ये विज्ञान से एकदम भिन्न है। क्योंकि उनके अनुसार कुछ 3 बातें दोस्तों ऐसी है जिसकी पूर्ति राजनीतिक विज्ञान नहीं करता है। उस 3 बातों के साथ में बात यह है कि उनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, पद्धति और परिणामों के बारे में, जो राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत है, जो उसके परिणाम है, उस पर सभी विद्वानों का एक मत नहीं है। पहला रीजन, अर्थात कहें कि अगस्त काम्टे का पहला तर्क क्या है? अगस्त काम्टे कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के जो परिणाम है या जो सिद्धांत है और जो उसकी पद्धतियां हैं कार्य करने की, इन तीनों को लेकर के सभी विद्वानों में एक मत नहीं है। एक मत क्या होता है भाई? 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। क्या इस पूरे वर्ल्ड में 2 और 2 को कोई 5 बोल सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये मानेगा कि 2 और 2 नहीं, 4 नहीं, 5 होंगे या 10 होंगे या 20 होंगे? 2 और 2 4 ही बोलेंगे सभी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? एक मत है सभी का, है ना। जैसे कि हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे जाती है, क्यों हो जाती? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो क्या हुआ? एक मत सभी का बोलना है। कैसे बोलेंगे भाई ये वस्तु हमने ऊपर फेंकी वापस नीचे क्यों आ रही है? तो हर कोई सभी यही बोलेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ रही है। तो इसमें भी सबका एक मत है। परंतु अगस्त काम्टे बोलते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके सिद्धांत, पद्धति और जो परिणाम होते हैं उसको लेकर के सभी विद्वानों में एकमत नहीं होता है। इस कारण से हम राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि राजनीतिक विज्ञान में दोस्तों उसकी जो विकास का जो क्रम होता है, एक विकास का जो क्रम होता है ना, उसका भी अभाव पाया जाता है। जिस प्रकार से विज्ञान में जब हम कोई भी एक नया डेवलपमेंट करते हैं, एक नया आविष्कार करते हैं, तो उसके विकास का एक क्रम होता है। जिस आधार पर उसका डेवलपमेंट होता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट का, इस प्रकार के विकास के क्रम का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या है? अभाव पाया जाता है। विशेष कमी यहां बताई गई है अगस्त काम्टे के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें तत्वों की भी कमी है दोस्तों, तत्वों की कमी है। राजनीतिक विज्ञान में विज्ञान के पास जिस प्रकार के तत्व मौजूद है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो तत्व मौजूद है, जो विभिन्न विषयों के तत्वों को समझने में, तथ्यों को समझने में मदद करते हैं, इस प्रकार के तत्व राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं पाए जाते। इस प्रकार के तत्वों का राजनीतिक विज्ञान में अभाव पाया जाता है। इस कारण से राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये 3 बातें थी। इन 3 बातों के आधार पर अगस्त काम्टे ने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने से स्पष्टता इनकार कर दिया। इसी प्रकार के और भी कई विचारक थे दोस्तों, कोई अन्य विचारक भी थे, कुछ अन्य विचारक भी थे जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार करते थे। तो उन सभी के माध्यम से कुछ तर्क दिए गए हैं, उन तर्कों का ही हम यहाँ अध्ययन करने वाले। उस तर्कों में से 5 इंपॉर्टेंट तर्क मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं जो आपके सामने उपस्थित है। पहला तर्क क्या है? जो दार्शनिक या जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, जो विद्वान पॉलिटिकल साइंस को साइंस मानने से इनकार करते हैं, उनके अनुसार दिए गए तर्कों में पहला तर्क जो है वो ये रहा कि सर्वमान्य तत्वों का अभाव इसके अंतर्गत पाया जाता है। सर्वमान्य तत्वों का अभाव, जैसा मैंने जस्ट अभी कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। जैसे जो अन्य प्राकृतिक जो विज्ञान होते हैं दोस्तों, अन्य प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि मैथ्स की, गणित की हम बात करें तो गणित एक ऐसा विज्ञान का विषय वस्तु है जिसमें कि सर्वमान्य तथ्य मौजूद है कि 2 और 2 को 4 ही कहेंगे, कोई 5 10 20 नहीं कह सकता, क्योंकि सबका मत एक है।
इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं राजनीतिक विज्ञान में, उन तथ्यों का अभाव पाया जाता है। इस कारण से राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो यह है कि सर्वमान्य तत्वों का अभाव राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि सुनिश्चित अध्ययन पद्धति का भी इसके अंतर्गत अभाव पाया जाता है। सुनिश्चित अध्ययन पद्धति का अभाव पाया जाता है। तो सुनिश्चित अध्ययन पद्धति दोस्तों क्या होती है कि जो अन्य प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, अन्य प्राकृतिक शास्त्र होते हैं, उसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि किसी भी विषय पर हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सुनिश्चित अध्ययन पद्धति होती है। ठीक है, बार बार उस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। किसी अन्य विज्ञान की अगर हम लेंगे दोस्तों, अगर हम साइंस की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, किसी अन्य ऐसे एक अन्य किसी प्राकृतिक विज्ञान की बात हम करते हैं, तो उसके अंतर्गत अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत हम किसी विषय वस्तु पर बार बार अध्ययन, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। परंतु ऐसी सुविधा राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं पाई जाती, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों को उस पर वापस से उत्पन्न करना असंभव है। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य में व्यक्ति की भावनाएं कहो या समाज की इच्छाएं कहो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां जो होती है दोस्तों, वो अचानक आती है और एक बार ही आती है। बार बार उसी प्रकार की, उसी प्रकृति की परिस्थिति आना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से दोस्तों उसकी निश्चित अध्ययन पद्धति का अभाव राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है कार्य व कारण के बीच सुनिश्चित संबंध का अभाव होता है। कार्य और कारण के बीच में एक अभाव होता है। कार्य कारण क्या होता है भाई? कार्य और कारण का अभाव, समझिए बात को, कार्य है ना, पॉइंट को समझते चलिए, आप शब्दों को पकड़ते चलिए। कार्य और कारण, जिस प्रकार से किसी और विज्ञानों के अंतर्गत कार्य और कारण के बीच में एक निश्चित संबंध पाया जाता है। जैसे कि जलती हुई आग में आपने हाथ डाला तो क्या होगा? एंजॉय करोगे आप या फिर हाथ जल जाएगा? हाथ जलेगा ना। तो जलती हुई आग में आपने हाथ डाला, आपका हाथ जल गया। क्यों हुआ? कार्य क्या किया आपने? हाथ डाला। आग ने क्या किया? जला दिया। तो आपका हाथ डालना आग में क्या हो गया? कार्य हो गया। और हाथ का जलना क्या हो गया? कारण हो गया। या इसका उल्टा भी लगा सकते हैं आप कि आपका हाथ जलना कार्य हुआ। और क्यों हुआ? ये कार्य क्यों हुआ? हाथ क्यों जला आपका? क्योंकि आपने आग में हाथ डाला था। तो कार्य और कारण के बीच में एक निश्चित संबंध है। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो ऐसा तो नहीं आप एंजॉय करेंगे। अगर आप एंजॉय करने लगते आग में हाथ डालकर, कैसे एंजॉय करने लगते प्रहलाद की तरह, जिस प्रकार से प्रहलाद को होलिका है ना आग में लेकर बैठ गई थी, लेकिन वो एंजॉय कर रहा था और होलिका पूरी जल गई थी, है ना। तो इस प्रकार की एक्टिविटी तो नहीं होगी। ठीक है, तो होलिका और प्रहलाद वाली एक्टिविटी ना राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत होती है इन दार्शनिकों के अनुसार। इस कारण से इसको विज्ञान नहीं कह सकते। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कार्य और कारण के बीच में संबंधों का अभाव पाया जाता है ना। इस कारण से इसके अंतर्गत इसको भी राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान नहीं कह सकते। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि 1917 में सोवियत संघ रूस में दोस्तों जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, कब? 1917 में सोवियत संघ रूस में एक क्रांति हुई थी, जिससे रूस की क्रांति के नाम से भी हम अच्छी तरह जानते हैं उसको। तो एक साम्यवादी क्रांति वो थी। ठीक है, क्योंकि साम्यवादी सरकार लाना चाहती थी। वो जो क्रांति हुई थी साम्यवादी सरकार लाने के लिए रूस में वो क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रांति दूसरे औद्योगिक राष्ट्रों में क्यों नहीं हुई? वहां भी होनी चाहिए थी ना, जहां जहां औद्योगिक राष्ट्र थे, क्योंकि उस समय सोवियत संघ रूस कैसा था? एक औद्योगिक विकसित राष्ट्र था। तो इसी प्रकार के और भी औद्योगिक विकसित राष्ट्र अन्य जगह भी थे, तो वहां पर भी इस प्रकार की क्रांति होना चाहिए थी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या कि कारण और कार्यों में इस प्रकार का अभाव, संबंधों में अभाव पाया गया है। इस कारण से इन तर्कों को देते हुए कुछ दार्शनिकों ने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। ठीक है, क्या पॉइंटों को पकड़ पा रहे, समझ पा रहे दोस्तों? ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको पता क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट करके आपका डाउट लिखना है। उस डाउट पे 100% उसके डाउट का सोल्यूशन मैं देने का प्रयास करूंगा। देने का प्रयास नहीं करूंगा दोस्तों, मैं उसका सोल्यूशन कर ही दूंगा।
ठीक है। तो वैसे तो मैं आगे से चल के और कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपका जो डाउट सेशन है मैं प्रयास करूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए जिससे आप जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी दोस्तों अपना टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो पहले आप लोधाजी क्लासेस टेलीग्राम पर एक टाइप करेंगे लोधाजी क्लासेस, तो वहां पर लोधाजी क्लासेस का एक चैनल खुल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, समस्याएं बता सकते हैं, और वहां पर सभी प्रकार की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके उनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कि जो नोट्स मैं आपको यहाँ पर जिस प्रकार से पीपीटी बनाकर पढ़ा रहा हूँ इसी प्रकार की पीपीटी सेम नोट्स जो है आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जिसको आप ये डिस्क्रिप्शन जो लिंक आ रही है दोस्तों चलती हुई नजर आ रही है ना, इस पर भी आप देख करके इसको भी सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा वो। ठीक है, तो मैं हर प्रकार से आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध माप संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शुद्ध माप संभव नहीं है। शुद्ध माप में ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप पूरा समझते हैं। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु, जैसे अन्य विज्ञानों की बात करेंगे तो अन्य विज्ञानों के अंतर्गत किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, भार, घनत्व, इस सबको दोस्तों हम माप सकते हैं, परंतु राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत उसके परिणामों को हम माप नहीं सकते, उसकी एक निश्चित माप नहीं हो सकती है। ठीक है, कि मनुष्य का क्रियाकलाप, क्या मनुष्य की एक्टिविटी को माप सकते हो आप? नहीं माप सकते। इसके अलावा व्यक्ति की भावनाएं कैसी है, उसका आवेग कैसा है, या वो कहें कि उसकी उत्तेजना कैसी है, उसकी अभिलाषा कितनी है, उसकी इच्छाएं कितनी है, उसकी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से उसकी जो राजनीति विज्ञान के अंदर जो उसके तत्व होते हैं ना, उस तत्व को हम एग्जैक्ट माप के अंदर माप नहीं सकते हैं। तो ये तर्क भी इन विद्वानों के द्वारा दिया गया है जो कि विज्ञान के विपक्ष में है, कि इसको विज्ञान नहीं मानेंगे, इस पक्ष में समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भविष्यवाणी का अभाव। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले दार्शनिकों के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार भविष्यवाणी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण अर्थात आपका भांजा आपको मारेगा, उस प्रकार की भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं वैसे तो, ठीक है ना। लेकिन हम जो एक्चुअल में आज के समय जो भविष्यवाणी होती है उस भविष्यवाणी की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि कई बार मौसम विभाग के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि कल बारिश होने वाली है, या फिर कल हो सकता भूकंप आने वाला, 8 दिन बाद भूकंप आने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है, या इस समय इस विश्व के इस देश से सूर्य ग्रहण स्पष्ट दिखेगा या चंद्र ग्रहण स्पष्ट दिखेगा। तो ये क्या होता है, ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की भविष्यवाणी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं की जा सकती। कि चुनाव प्रक्रिया का परिणाम क्या होगा, क्या ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है? करते हैं वैसे, परंतु वो सटीक नहीं बैठती है। ठीक है, कि व्यक्ति की के लिए कौन सी योजना हम लेकर आएंगे और ये योजना इतनी सफल होगी, इससे समाज का ये रूप बदल करके ये रूप आ जाएगा। क्या इस प्रकार की भविष्यवाणी कभी हो, आपने कभी सुना है? नहीं होती है ना, और होगी भी तो संभव नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब तर्क दोस्तों उन विद्वानों के द्वारा रखे गए हैं जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार कर दिया है। क्या यहां तक कोई डाउट है आपको? क्या इन दार्शनिकों के विचारों में कोई डाउट है आपको जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने से स्पष्ट इनकार करते हैं? अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी एक बार आप और देख लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाता हूं, आप एक बार इसको पढ़कर देख लीजिए दोस्तों, 5 पॉइंट को पढ़कर देख लीजिए, किसी में कोई तकलीफ तो नहीं है। वैसे तो आप वीडियो को पॉज कर भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना, मुझे रुकने की आवश्यकता नहीं ज्यादा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है राजनीतिक, हम उन दार्शनिकों का के तर्क जानने का प्रयास करेंगे जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं और उसके लिए कौन से तर्क प्रस्तुत करते हैं। आइए जरा एक एक करके उनको समझने का हम प्रयास करें, और इस प्रकार के भी मैं कुछ 6 पॉइंट निकाल कर लाया हूं, जिसमें 3 पॉइंटों पर तो दोस्तों उसी को रिन्यू किया गया है। जैसे 3 पॉइंट लास्ट के देखिए, सर्वमान्य तथ्य और कार्य कारण संबंध और भविष्यवाणी। ये 3 पॉइंट दोस्तों ऐसे हैं जो हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं, जिसमें जो विद्वान राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं उनका भी तर्क ये था, उनका भी तर्क था, ठीक है, कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है।
तो इन 3 पॉइंटों के आधार पर भी उन्होंने बोला था। तो इसको हमने उलट भी दिया है। जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं वो किस प्रकार से इन 3 पॉइंटों को ये सम्मान करते हैं, उसके अलावा कार्यकाल में संबंध और भविष्यवाणी की क्षमता, किस प्रकार से उनको पलटवार करते हैं। ठीक है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 3 पॉइंट इसमें कुछ नए निकलते हैं, जैसे परीक्षण और पर्यवेक्षण इसके अंतर्गत संभव है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, वही साथ ही साथ में अध्ययन सामग्री की प्रकृति में एक रूपता पाई जाती है, ऐसा इन विद्वानों का कहना है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में है। ओके, तो चलिए एक एक पॉइंट करके दोस्तों हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले बात हम करेंगे परीक्षण और पर्यवेक्षण इसका संभव है। तो परीक्षण और पर्यवेक्षण किस प्रकार से दोस्तों संभव है, तो देखिए एक हम ये तो कह सकते हैं कि अन्य विषयों की तरह सामाजिक तत्वों का भी हम बार बार परीक्षण या इस प्रकार सटीक परीक्षण तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि जैसे अगर हम राजनीति विज्ञान की बात उठाएं तो हम इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई जिस देश में लोकतंत्र है, जिस देश में लोकतंत्र होगा उस देश में जनता को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जनता अधिक स्वतंत्र होगी, जनता के विचारों को अधिक महत्व दिया जाएगा। कौन से देशों में? जहां पर लोकतंत्र है, बजाय उन देशों के जहां राजतंत्र है। समझ आ रहा है? राजतंत्र में नागरिकों को बहुत ही कम अधिकार दिए जाते हैं, वहीं अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में अधिक अधिकार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ का परीक्षण पर्यवेक्षण तो कर सकते हैं। तो इतना तो है कि कि प्रत्येक नई बात, जिस प्रकार से दोस्तों एक बात और भी है इसमें, गार्नर साहब ने यह भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण और नई संस्था की स्थापना, चाहे वो नया कानून हो या कोई नई संस्था हो, दोस्तों दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये परीक्षण ही तो होते हैं। जिस प्रकार से हम अन्य विषयों को लेकर के जब परीक्षण करते हैं तो उन्हीं के समान नए नए कानून को ला करके भी तो हम समाज में नए नए परीक्षण कर रहे हैं कि भैया हम नया कोई कानून बनाकर लाए हैं। तो कानून बनाकर लाने, सरकार जब कोई नया कानून बनाकर लाती है तो क्यों लेके आती है? ताकि वो चाहती है कि समाज में गेस कर लेती पहले से कि अगर इस कानून के आने से समाज में इस प्रकार का परिवर्तन आएगा जो कि होना चाहिए। तो ये भी तो क्या परीक्षण ही है राजनीति विज्ञान का। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि परीक्षण और पर्यवेक्षण इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संभव है, जो कि विज्ञान में जिस प्रकार का पर्यवेक्षण होता है, तो इस कारण ही राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। दूसरा है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान, जब हम राजनीतिक विज्ञान को दोस्तों पढ़ते हैं तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक क्रमबद्ध अध्ययन करना होता है। जिस प्रकार से हमने जब ये आपका राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम उठाया है, तो राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने किससे शुरुआत की? राजनीतिक विज्ञान से की। राजनीतिक विज्ञान के बाद में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के बाद में हम फिर क्या पढ़ने वाले हैं? सरकार को पढ़ने वाले हैं। सरकार के बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो राजनीतिक संस्था है उस संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में उस संस्थाओं की धारणाओं के बारे में बात करेंगे, फिर विचारों के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से इसका एक क्रमबद्ध अध्ययन दिया गया है। तो और विज्ञान की परिभाषा भी क्या होती है कि किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी विषय वस्तु का एक जो अध्ययन होता है वो क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, जो कि राजनीतिक विज्ञान में संभव है। इस कारण से भी राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। तीसरी बात, अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एक रूपता पाई जाती है दोस्तों। अध्ययन सामग्री की, तो इसमें अध्ययन सामग्री की जो प्रकृति होती है इसमें एक रूपता पाई जाती है। कैसे एक रूपता पाई जा सकती है दोस्तों? जैसे कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि इसके अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक एक रूपता विद्यमान है। जैसे मानव व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसी एक रूपता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में मनुष्यों का औसत राजनीतिक व्यवहार एक जैसा ही होता है। जैसे कि अगर बात करें हम 1977 की और 1984 की, 1977, 1984 और 2014, इसमें दोस्तों
एक समय ऐसा था जब पूरे देश की मानसिकता, सोच एक तरफा नजर आ रही थी, जब लोकसभा आम चुनावों में एक मत से वोटिंग हुई थी। तो इस प्रकार से कभी कभी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये एक रूपता भी देखने को मिल जाती है। जैसे अगर आप कभी मान लीजिए कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक लगभग पूरे देश की मांग थी, तो वहां पर भी एक रूपता थी। तो इस प्रकार के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी कुछ ऐसी एक रूपता पाई जाती है जो अन्य विज्ञानों में पाई जाती है। इस कारण से भी इसको राजनीतिक विज्ञान कहा जा सकता है। सर्वमान्य तथ्यों की दोस्तों अगर आप बात करोगे, सर्वमान्य तथ्य, तो सर्वमान्य तथ्य भी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं मौजूद है। सर्वमान्य तथ्य जिस प्रकार से कि ये जैसे कह सकते हैं हम कि जिस प्रकार से सर्वमान्य तथ्य मतलब वो तथ्य होते हैं जैसे कि वो दो और दोष कितने होंगे, 4 होंगे। कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण कारण। तो ये सर्वमान्य तथ्य होते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट भी है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत भी, जिसकी के कारण राजनीति विज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। इसमें भी कुछ सर्वमान्य तथ्य है, जैसे सभी पूरे देशवासियों का, सभी का एक ही मत है लोक सेवकों को लेकर के कि लोक सेवक स्थायी प्रकृति के होने चाहिए, उनको स्थायी जो है स्थायी पद होना चाहिए उनका। दूसरी बात, देश में एक लोकतंत्र हो, लोकतंत्र होगा तो जनता को अधिक अधिकार होंगे, इस पर भी सबका एक मत है। दूसरी बात, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, इस पर भी एक मत है सभी का, सभी बोलेंगे आतंकवाद नहीं होना चाहिए। उसी के बाद में दोस्तों बोले कि जातिवाद, क्षेत्रवाद या किसी भी प्रकार की हिंसा, ये सब होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, तो इस पर भी एक मत है। और जबकि इन सभी फैक्टों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर भी तो कुछ ऐसे तत्व है जिनको कह सकते हैं कि यहाँ पर भी सर्वमान्य जो है मत यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो सर्वमान्य तथ्य यहाँ पर भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी मौजूद है। इस कारण से राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध होता है। कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध होता है। अन्य विज्ञानों की तरह तो हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि कार्य और कारण में संबंध होगा, कार्य और वही आग में हाथ वो जल गया, तो इस प्रकार से अन्य विज्ञानों की तरह तो यहाँ पर इतना तो नहीं होगा। परंतु हाँ, कुछ अगर हम राजनीति विज्ञान के इतिहास को देखें दोस्तों, तो वहां पर कुछ कहीं पर ये कुछ बातें नजर आती है जहां से ये साबित हो जाता है या प्रूफ हो जाता है कि राजनीति विज्ञान भी दोस्तों यहाँ पर कार्य और कारण के बीच में संबंध रखती है। जैसे 1977 की अगर हम बात करें, 1977 की अगर बात करें दोस्तों, तो इंदिरा गांधी सरकार का पतन होना वहां से शुरू हो चुका था। इंदिरा गांधी 1977 से पहले कांग्रेस सरकार अर्थात इंदिरा गांधी सरकार बहुत ही बहुमत से चल रही थी। लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी सरकार बुरी तरह से पराजित हुई थी। उसका कारण क्या था, यह तो कार्य था कि पराजित हुई थी, क्या कारण क्या था, आपको सबको पता है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। उस इमरजेंसी के कारण ही इंदिरा गांधी सरकार का पतन हुआ था। तो ये भी कार्य कारण इस प्रकार कुछ घटना है। बहुत सारे प्रकार की घटनाएं दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि 1857 की क्रांति आप देख लीजिए। अगर हम इतिहास की बात करें तो 1857 क्रांति क्यों हुई थी दोस्तों, अंग्रेजों ने इतना फोर्स डाला था भारतीय जनता पर, इतना मतलब कि कुछ ज्यादा ही कर दिया था, उस कारण से सब जनता भड़क उठी थी और 1857 की क्रांति हो गई थी। तो ये क्या है, कार्य कारिणी तो है, और इन सब का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस कारण से भी कह सकते हैं हम कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। वहीं भविष्यवाणी करने की क्षमता, तो दोस्तों भविष्यवाणी करने की क्षमता ठीक है, हम बोलते हैं कि अन्य विज्ञानों की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी। जैसे कि 1995 और 2014 में जो दोस्तों प्री पोल सर्वे हुआ था चुनावों का, लोकसभा चुनावों के जो आम प्री पोल जो सर्वे होता है चुनाव से पहले कुछ सर्वे होता है ना, जिसको प्री पोल सर्वे बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्री पोल सर्वे के माध्यम से 1995 और 2014 में दोस्तों स्पष्ट मतलब पहले ही ये बता दिया गया था, भविष्यवाणी कर दी गई थी
कि इस राजनीतिक दल के को इतनी सीटें मिल सकती है और इस राजनीतिक दल को इतनी सीटें मिल सकती है। ये पहले से भविष्यवाणी की गई थी, जो लगभग काफी स्थिति में बिल्कुल सही थी, है ना। तो कभी कभी इस प्रकार की भविष्यवाणी भी सटीक भेट जाया करती है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही भेट जाया करती है। अब दोस्तों आपका दिमाग बोल रहा हो कि सर आपने पहले स्लाइड में तो आपने भरकश विरोध किया था और अब आप उसी चीज का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सिर्फ यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, ना किसी का समर्थन कर रहे हैं, ना किसी को निगलेक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं। हमें एग्जाम में लिखना क्या है, हमें इस टॉपिक की समझ क्या होनी चाहिए, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस दोनों को, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पढ़ने के बाद में क्या सही है और क्या गलत है, ये आपका दिमाग डिसाइड करेगा दोस्तों। मैं बताने वाला नहीं हूं, मैंने सिर्फ आपको ये चीज खोल के रख दी है कि ये चीज क्या है और ये क्या है, ठीक है। दोनों सोच से, दोनों तथ्यों से मैंने आपको परिचित करा दिया है। अब इसमें क्या सही और क्या गलत है ये डिस्कस करना या ये निर्णय लेना, ये आपका कार्य है, आपकी बुद्धि का कार्य है, जो कि अपने आप ले लेगी। लेकिन आपको एग्जाम में दोनों पक्षों को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट में थैंक यू। आज बस यही था दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। दोस्तों फर्स्ट यूनिट में मैंने पूरी फर्स्ट यूनिट आपकी पढ़ के देखी है, ये फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट पूरी पढ़ के देखी है, जिसमें मुझे लगभग इतना ही आवश्यक लगा, जिसमें आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ सकती थी, थोड़ी समस्याएं आ सकती थी पढ़ने में, समझने में। इसके अलावा जो चैप्टर बचा हुआ है, इसमें मुझे लगता नहीं कि आप पढ़ने के बाद उसको कुछ समझ ना पाए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपके लिए बिल्कुल उपस्थित हूं दोस्तों। अगर फर्स्ट यूनिट के अंदर इस वीडियो के अलावा जो मैंने नहीं पढ़ाया है उसमें भी अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे प्लीज उस टॉपिक का पूरा नाम लिख करके भेज दीजिए, है ना। मुझे कमेंट कर दीजिए उसको लेकर के, मैं उस पर आपको बिल्कुल क्लास देने का पूरा प्रयास करूंगा और बिल्कुल 3 से 4 दिन में आपको उसको लेकर भी क्लास बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम कंप्लीट करेंगे पूरा हमारा जो भी अध्ययन रहेगा उसका राज्य से संबंधित। तो दोस्तों राज्य से संबंधित छोटा बड़ा जो भी अध्ययन होगा, जितना भी होगा, मैं आपको पूरा व्यवहारिक और थ्योरेटिकल दोनों पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।